coordinate geometry and trigonometry. So first of all, we will have a brief idea of the coordinate geometry, which we should know for physics and chemistry. तो सबसे पहले हमारे पास जैसे हमारे पास एक 2 डायमेंशनल ग्राफ है जिसमें O क्या इंडिकेट कर रहा है, ओरिजिन. इस x को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस. ये जो ओ वाई से दिखा रखे हमने ये y एक्सिस है. दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द y एक्सिस. अब अगर हम इस 2 डायमेंशनल एक्सिस में किसी पॉइंट P को डिनोट करें, जैसे P है, इसका अगर मैं ये बोलूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्जिगा भी बोलते हैं. जो x वाला कोऑर्डिनेट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज द एब्जिगा. कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, एब्जिगा. और जो y कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट. तो अगर ये जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया एक्स वाई, तो अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ तो ये वाला जो इतना डिस्टेंस है एक्स कहलाता है और इतना डिस्टेंस का कहलाएगा वाई कहलाएगा. अब इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस का लॉन्ग एक्स हो गया और जो वाई एक्सिस का लॉन्ग हो गया डिस्टेंस इसका वाई हो गया. अब इसको अगर हम ये जो ओ पॉइंट है जिसको ओरिजिन बोलते हैं, अगर हम इसको पी पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया या ज्वाइन कर दिया. अब ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा ध्यान रखिएगा 0 0 होते हैं. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर ऑलवेज 0 0. अब हमें अगर कहीं भी कोई 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लीजिए जैसे यही है ओरिजिन 0 0 और ये पॉइंट है एक्स वाई. अगर हमें ये डिस्टेंस ओ पी निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला. और डिस्टेंस फार्मूला जो होता है इसका वैसे फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. जैसे हम अगर हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, एक पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं x2 कॉमा y2. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस d है, अगर मान लीजिए मैंने इनके बीच का डिस्टेंस d मान लिया, तो d का फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अब क्योंकि ये अभी जो मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ OP के बीच में निकाल रहा हूँ, उसमें O पॉइंट एक 0 0 है और मेरा P पॉइंट कितने है XY. तो अगर मैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ OP, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि अब मेरा ये x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का, तो मेरा डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 0 स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर. तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो पहला फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस फार्मूला. किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इफ़ अ पॉइंट P लाइज ऑन x एक्सिस, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो. अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मान लो जैसे यहाँ पे लाई कर रहा है, या मैं दूसरा डायग्राम बना देता हूँ. जैसे ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अब मैं ये कह रहा हूँ कि पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो कुछ होगा, सपोज x है, लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट कुछ नहीं है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे x, 0. तो रिमेंबर, व्हेन एवर अ पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस इट विल इट्स y कोऑर्डिनेट विल बिकम 0. ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उसका ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ऑर्डिनेट हो गया 0, तो उसका केवल x कंपोनेंट रह जाएगा. इट विल हैव ओनली x कंपोनेंट. उसका x कंपोनेंट होगा तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, 0. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3, 0, तो उसका जो x कंपोनेंट है वो कितना हो गया, उसका x कंपोनेंट हो गया है 3, यानी कि उसका एब्जिगा 3 हो गया और उसका ऑर्डिनेट कितना हो गया, 0 हो गया. तीसरी चीज़ वो आपको पता होनी चाहिए, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है,
if a point lies on y-axis, if a point P lies on y-axis, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जैसे पॉइंट यहाँ ला रहा है वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, तो उसका कुछ वाई कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई है सपोज डिस्टेंस, तो अब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई हो गया। तो अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस में लाई करेगा, इट विल हैव ओनली वाई कोऑर्डिनेट, उसका केवल क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। इट्स एक्स कोऑर्डिनेट विल बी हाउ मच, 0, उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सपोज 0, वाई, अगर इस पॉइंट को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। इसका एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कोई पॉइंट है 0, 5, तो इसका क्या हो गया, एक्स कंपोनेंट 0 हो गया, यानी कि इसका एफजी का कितना हो गया, 0, और इसका ऑर्डिनेट कितना हो गया आपका 5। फिर इसमें एक और फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए, वो है सेक्शन फॉर्मूला। जैसे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट से दूसरे पॉइंट के x2, y2। अब एक सी पॉइंट है जो इसको जिसके कोऑर्डिनेट के x, y, और ये जो पॉइंट सी है इसको m/n के रेशियो में काट रहा है। अब हमें सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m+n। ये कहलाता है सेक्शन फॉर्मूला। इसी से एक और फॉर्मूला आ जाता है जिसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। अब मिड पॉइंट फार्मूले में क्या होगा, मिड पॉइंट फार्मूला तब लगाते हैं अगर जैसे ए और बी दो पॉइंट हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब यहाँ पे जो सी पॉइंट है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये रेशियो क्या हो गया, 1:1 का। अब इसके कोऑर्डिनेट हमने xy मान लिए, तो ध्यान रखिएगा x का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, और y का फॉर्मूला हो जाता है y1 प्लस y2/2। तो ये कोऑर्डिनेट्स किसका आ गया, मिड पॉइंट के आगे। तो ये तो कुछ कोऑर्डिनेट्स के बारे में था कि जो आपको मिनिमम पता होना चाहिए। अब अगर हम किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो हमें पता है क्या फिगर मिल जाती है जिसको हम लाइन कहते हैं, स्ट्रेट लाइन, और बेटर बोले तो स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, ध्यान रखिए कि लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हों और दोनों की डिग्री 1 हो, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अब इसमें स्ट्रेट लाइन में दो टर्म्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक को कहते हैं हम लोग स्लोप और दूसरा होता है इंटरसेप्ट। तो लाइन को हम बहुत सारे फॉर्म्स में लिख सकते हैं। ये सबसे पहली फॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर हमारे पास कोई भी लाइन है, उसके अगर हम स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना चाहते हैं और अगर हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है, तो हम क्या करेंगे, by को लिख सकते हैं माइनस ax माइनस c। तो वह यहाँ से मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन बी। तो अब ये जो x का कोफिशिएंट हो जाता है, ये चीज़ इसकी स्लोप कहलाती है लाइन की, और ये जो चीज़ है ये कहलाती है इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट भी दो तरह का होता है, एक को कहते हैं y इंटरसेप्ट, एक को कहते हैं x इंटरसेप्ट। अगर हम लाइन की जो इक्वेशन है उसको y को x और c के टर्म्स में लिख रहे हैं, तब ये जो चीज़ होगी ये y इंटरसेप्ट होगी। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं x के टर्म में लिख लेता, ax इज इक्वल टू माइनस बी वाई प्लस सी, तो x हो जाता माइनस बी बाई प्लस वाई प्लस सी, तब ये चीज़ स्लोप इंडिकेट करती है और ये चीज़
एक्स इंटरसेप्ट इंडिकेट करती है। तो इसी से एक इक्वेशन आ जाता है स्लोप और इंटरसेप्ट के फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ एम एंड सी। एम यहाँ पे क्या स्लोप है, सी इंटरसेप्ट है, तो इसकी इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा कि कोई इक्वेशन है लाइन की y इज इक्वल टू 3x प्लस 10, तो अगर मैं आपसे पूछूं इसकी स्लोप कितनी हो गई, अगर आप इससे कंपेयर करो तो m कितना हो गया 3, तो स्लोप हमारी 3 हो गई और जो इंटरसेप्ट हो गया वो 10 हो गया। अब इसका यूज़ कहाँ आएगा, जैसे सपोज हमारे पास ये हमने कोई ग्राफ बनाई, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मान लीजिए हमने एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाया, वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया, एक्स एक्सिस में टाइम लिया। अब स्लोप ये जहाँ यहाँ पे मैंने स्लोप बताया हमें, इस स्लोप के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि डिफरेंस इन द ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्जिगा। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में टेन थीटा। जैसे कोई लाइन है, ये थीटा एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसकी स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टेन थीटा। अगर कोई लाइन, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है x2 कॉमा y2, यहाँ पे एक पॉइंट है मेरे पास x1 कॉमा y1। अब इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन कर लिया, तो मुझे जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे मेरे पास एक पॉइंट है 2 3, एक पॉइंट है मेरे पास 5 कॉमा 6। अब इनको ज्वाइन करके मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ये एक ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो पहले हम स्लोप निकाल लेंगे। ये पॉइंट सपोज x1 का काम कर रहा है, ये y1 का, ये जो वाला कोऑर्डिनेट है x2 का काम करेगा, ये y2 का। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 हमारा 6 है, y1 3 है, तो 6 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन 3, तो ये आ गया 1। अब अगर आप लोगों को पता है कि स्लोप की वैल्यू टेन थीटा होता है, टेन थीटा 1 हो गया, तो थीटा हो गया 45। यानी कि ये जो लाइन है जो कि इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिल रही है, उसकी स्लोप कितनी 1 है, और वह एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल। अब अगर हम इसका इक्वेशन लिखना चाहते हैं लाइन का, तो हमें स्लोप तो पता चल गया कितना है इसकी, स्लोप कितनी है इसकी 1। अब इक्वेशन होता है इसका लाइन का, अगर हमें दो पॉइंट पता हो तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इसको हम 1 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं लाइन का, 1 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन। तो y माइनस, अब हमारा x1 कितना है 3, स्लोप कितनी आ गई हमारी 1, x माइनस 2, तो y माइनस 3 हो गया हमारा x माइनस 2। तो माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x माइनस, अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर लूँ तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारी लाइन की इक्वेशन आ गई, अगर हमें दो कोऑर्डिनेट्स पता है। तो अब जैसे मैं बताया था, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है हमारा। अब अगर हमें इसकी स्लोप पता चल गई, तो और स्लोप आपको पता है हमेशा क्या आता है, वाई को डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज़ आ रही है, डिस्प्लेसमेंट, एक्स कोऑर्डिनेट में कौन सी चीज़ आ रही है, टाइम। तो अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करूँ, तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पे क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करने पे जो क्वांटिटी आती है वो आपकी वेलोसिटी होती है।
और जब मैं वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट को डिवाइड कर रहा हूँ तो ये स्लोप के बराबर भी होता है। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना रहे हैं तो उसके स्लोप से क्या पता चलता है, हमें वेलोसिटी पता चलती है। इसी तरह से अगर हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, सपोज मैंने वाई एक्सिस में वेलोसिटी ली है और एक्स एक्सिस में टाइम लिया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है। अब इसकी अगर मैं स्लोप निकालूं तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट में क्या चीज़ आ रही है, क्योंकि मुझे पता है स्लोप का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन द वाई कोऑर्डिनेट अपॉन द डिफरेंस इन द एक्स कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट में मेरी चीज़ क्या है, वेलोसिटी है, और एक्स कोऑर्डिनेट में मेरे पास क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो गया हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम हमें पता है क्या क्वांटिटी होती है, एक्सेलरेशन। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी भी बॉडी का, उसकी जो स्लोप है हमें क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। इसका यूज़ केमिस्ट्री में भी आता है कहीं, जैसे अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है सपोज, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है हमें पता है कि ए और बी अगर दो रिएक्टेंट हैं, ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में सी और डी, ये हमारी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ये तो मैंने रिवर्सिबल रिएक्शन बनाया है। अगर मान लो मेरा इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी किस में बदल रहा है, सी प्लस डी। अब आपको पता है जब रिएक्शन शुरू होता है, जब टाइम ज़ीरो है, तो पूरे के पूरे क्या होता है, रिएक्टेंट्स ही होते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो ज़ीरो होता है। तो इनका कंसंट्रेशन क्या होगा, जब टाइम ज़ीरो है तो इनका कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, और इनका कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़ीरो होता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा, आफ्टर सम टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने अगर एक ग्राफ बनाए रेट ऑफ रिएक्शन के बीच, या हमने वाई एक्सिस में क्या ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन, एक्स एक्सिस में क्या लिया हमने, टाइम लिया। तो अब ये ग्राफ अगर आप देखोगे दो तरह से दिखाया जाता है बुक्स में, एक ये ग्राफ होता है और ये ग्राफ होता है। अब आप कैसे कंक्लूड करोगे कि कौन सा ग्राफ रिएक्टेंट का, कौन सा प्रोडक्ट का है। ये वाला ग्राफ रिएक्टेंट्स का है, क्योंकि इनिशियली क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। तो जैसे ऑरिजन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो अब इनिशियली जब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे क्या हो रहा है, टाइम बीत रहा है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जा रहा है। तो अगर हम इसको देखें तो इसकी स्लोप कैसी है, इसकी स्लोप निगेटिव है। ये जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ है उसका, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियली मैक्सिमम था, जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसकी स्लोप निगेटिव है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन की वैल्यू कम हो रही है। लेकिन अगर हम ये वाला ग्राफ देखें जो प्रोडक्ट्स के टर्म्स में है, प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन ज़ीरो है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इसलिए ग्राफ की स्लोप कैसे होगी, पॉजिटिव। तो अगर आपके पास कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, तो उसका जो अगर ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग स्लोप का आएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिसकी की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो उसका ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव स्लोप का आएगा। तो ये तो स्ट्रेट लाइन के बारे में था जो मैं पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे m क्या इंडिकेट करता है, स्लोप, और c क्या इंडिकेट करता है, इंटरसेप्ट। दूसरी जो फिगर होती है जिसका आपको पता होना चाहिए, पैराबोला। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई फिगर पैराबोला, अगर कोई भी क्वेश्चन आपने डिराइव किया, जैसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन आता है हमारे पास y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर
अपॉन 2u² cos² थीटा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन में एक फॉर्मूला आता है। जैसे हमने किसी भी बॉडी को फेंका कुछ स्पीड u से, तो यहाँ पे क्या है, वाई, ये वाई कोऑर्डिनेट इंडिकेट कर रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इंडिकेट कर रहा है, थीटा वो एंगल है जिससे हमने बॉडी को फेंका था, और यू इसकी वेलोसिटी है। अब इस इक्वेशन को अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नज़र से देखें तो यहाँ पे जो वाई है वेरिएबल, उसकी डिग्री कितनी है, 1 है, और एक्स की डिग्री कितनी है, 2 है। तो अब आपको ये याद रखना है कि अगर कोई भी आपके पास इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल की डिग्री 1 आ रही है और दूसरे की 2 आ रही है, तो आपका इक्वेशन जो है पैराबोला का होता है। इसीलिए हम जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं और जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला आता है हमारे पास, तो क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं एक्स, एक वेरिएबल एक्स की डिग्री 2 तक जा रही है, वाई की डिग्री 1 है, तो ये इक्वेशन किसका हो जाता है, पैराबोला का हो जाता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वाई की डिग्री 1 हो या एक्स की डिग्री 1 हो, किसी भी एक वेरिएबल की डिग्री हो सकती है 1। इसलिए हमारे पास जो पैराबोला आते हैं वो 4 तरह के पैराबोला हो सकते हैं। पहला जो पैराबोला हो सकता है y² = 4x के फॉर्म में हो सकता है। दूसरा फॉर्मूला हो सकता है y² = -4x। तीसरा हो सकता है x² = 4ay। और फोर्थ हमारे पास हो सकता है x² = -4ay। तो चारों के चारों जो फिगर्स हैं ये पैराबोला को डिनोट करती हैं। तो आपको केवल ये मेन ध्यान रखना, अगर कोई भी क्वेश्चन है और आपको कहा जाए कि पैराबोला रिप्रेजेंट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अगर एक वेरिएबल में उसकी डिग्री 2 है और एक वेरिएबल में उसकी डिग्री 1 है, तो वो क्या डिनोट करेगा, पैराबोला। पैराबोला की जो शेप होती है इस तरह से होती है, जैसे ये पहले ये एक तरह का पैराबोला है, ये दूसरी तरह का पैराबोला है। तो ये 4 जो पैराबोला की अगर मैं एक अकेला पैराबोला बनाऊँ तो ये आ गया पैराबोला। तो ये शेप होती है पैराबोला की। अब दूसरी जो फिगर होती है वो इलिप्स होती है। जैसे मैंने बताया पैराबोला का यूज़ होगा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में। अब इलिप्स क्या होता है, इलिप्स की शेप इस तरह से होती है। अगर हम देखें जो हमारी कॉमन लाइफ में इलिप्स की फिगर आ रही है वो आ रही है एग। अब इसमें क्या होता है, एक तरफ इसकी एक्सिस बड़ी होती है, एक तरफ इसकी छोटी होती है। जिस तरफ ये बड़ा होता है दैट इज़ नोन एज द मेजर एक्सिस। जैसे इसको हम अगर इस तरफ बड़ा है, इसको हमने ए सी डिनोट कर दिया है, मेजर एक्सिस होगी। जिस तरफ ये स्मॉल होता है इसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। अब इलिप्स का इक्वेशन जो होता है x² = x² + y² / b² = 1। तो इसमें क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि x की डिग्री भी 2 है, y की डिग्री भी 2 है, लेकिन x² और y² के कोफिशिएंट बराबर नहीं है। इसका यूज़ कहाँ पे आता है, इसको हम सेंटर ऑफ द इलिप्स भी बोलते हैं। अब इलिप्स में 2 ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम फोकस भी बोलते हैं। ये पॉइंट, एक फोकस ये है, एक पॉइंट फोकस ये है। इसको सपोज हम P से डिनोट करें, इसको P' से। इसका यूज़ आता है केपलर्स लॉ में। केपलर्स लॉ कहता है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द पोजीशन ऑफ सन फिक्स्ड एट एनी वन ऑफ द फोकस। तो सन इनमें से किसी एक फोकस पे फिक्स है और कोई भी प्लैनेट मूव करे। जैसे हमारा अर्थ है मान लीजिए, तो अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ कभी यहाँ पे होगा कभी यहाँ पे होगा। तो इस तरह की पाथ को क्या कहते हैं, इलिप्टिकल। अब अगर आपको कोई भी इक्वेशन दिया गया है तो आप कैसे पता लगाओगे कि इक्वेशन इलिप्स का है। अगर x² का टर्म हो, y² का टर्म हो, उनके कोफिशिएंट अलग हो और बीच में प्लस का साइन हो, तो वो क्या इक्वेशन हो जाएगा इलिप्स का। जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, ये 3x² + 2y² = 6। तो आप देख रहे हैं इसमें x की डिग्री 2 है, y की डिग्री भी 2 है, लेकिन दोनों के कोफिशिएंट अलग हैं। अब अगर मेरे से कहा जाए कि इसमें सेमी मेजर एक्सिस और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बताओ, जैसे ए मेजर एक्सिस है, बी क्या माइनर एक्सिस है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोफिशिएंट 1 लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। तो 3x² / 6 + 2y² / 6 = 1। क्योंकि यहाँ पे 6 को मैंने पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड किया, 6/6 1 हो गया। तो x² / 3
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये आ गया मेरे पास। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? इलिप्स का हो गया। तो इलिप्स का ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें एक्स की डिग्री और वाई की डिग्री दोनों की 2 है और प्लस का साइन है, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलिप्स। फिर लास्ट होता है आपका हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो क्वेश्चन होती है वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स और वाई, और उनके बीच में अगर माइनस का साइन है, तो वह क्या इंडिकेट करेगा? हाइपरबोला। इसका यूज़ कम होता है, इन दोनों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, एलिप्स का और पैराबोला का। एक और फिगर जो हमारी कॉमनली यूज़ होती है वो सर्कल। सर्कल में क्या होता है? सर्कल भी एक 2 डिग्री इक्वेशन ही है दो वेरिएबल में, जैसे एक्स और वाई में। लेकिन इसमें क्या होता है? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वल होता है। तो यानी कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर है, जैसे मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोज ये हमारा सर्कल है, सर्कल का सेंटर सपोज एच के है और सर्कल का सर्कमफ्रेंस में मैंने एक पॉइंट ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई। अब मैंने इसको इससे ज्वाइन कर लिया। अभी जो हमने सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, तो उससे मैं क्या कर सकता हूँ? ओ और पी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। और आपको पता है सर्कल में क्या होता है? रेडियस होता है। सर्कल में तो हर जगह ये जो डिस्टेंस होगा बराबर होगा, जिसको हम रेडियस बोलते हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर इसको निकालूँ तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स है, इसका कितना एच है, प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर, ये कितना हो गया? आर। तो एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन है किसी सर्कल का जिसका सेंटर कितना है? एच के, और जिसका रेडियस कितना है? आर है। अब मान लीजिए अगर ये सेंटर का रेडियस 0 हो जाए, तो यानी कि एच के कितना हो गया? 0 0 हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे भी 0 रखूँगा, यहाँ पे भी 0 रखूँगा, तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे मैंने रेडियस को क्या माना है? आर माना हुआ है। यहाँ पे भी वो ए है, दैट ए इज़ ऑल्सो रेडियस, उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू चाहे ए स्क्वायर लिख लें, चाहे आर स्क्वायर लिख लें, सेम चीज़ है, बस हमें जिस चीज़ को हम रेडियस मान रहे हैं वो ले लेंगे। तो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि जो अगर मेरे पास कोई इक्वेशन है जिसमें एक्स की डिग्री 2 है, वाई की डिग्री भी 2 है, और दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, तो वो क्या डिनोट करेगा? स्ट्रेट लाइन को। जैसे अगर हमें कोई इक्वेशन दिया है 10x स्क्वायर प्लस 10y स्क्वायर इक्वल टू 100, अगर मैं पूछूं कि किसको डिनोट कर रहा है, किसकी इक्वेशन को डिनोट कर रहा है, तो क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट बराबर हैं दोनों के, या मैं अगर पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर लूँ, तो 10 से डिवाइड कर लिया मैंने इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/10। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया? 10 आ गया। और 10 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू √10 का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूँ तो मेरा रेडियस कितना आ गया? √10 आ गया। तो ये जो भी हमने एलिमेंट्री समझा, इसको अगर मैं एक बार रिकॉल करूँ, सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें से एक पॉइंट अगर ऑरिजिन हो जाए तो डिस्टेंस कितना हो जाता है? √x² प्लस वाई स्क्वायर। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो ध्यान रखिएगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा उस पर। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका केवल उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, यानी कि ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इसका रिवर्स भी ट्रू है, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका केवल वाई कोऑर्डिनेट होगा, एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला, अगर कोई दो पॉइंट ए और बी हैं, हमें उसका मिड पॉइंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। फिर इस जहाँ से स्ट्रेट लाइन शुरू हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है और आपसे पूछा जाए ये इक्वेशन लाइन की इक्वेशन को डिनोट कर रही है
या इलिप्स की या पैराबोला की या हाइपरबोला या सर्कल की। तो आपको ध्यान रखना, अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जो कि लास्ट में मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हमें कोई इक्वेशन दी हुई है 10x प्लस 23y इज इक्वल टू 35। अब क्योंकि यहाँ पे x की डिग्री भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है, तो ये कौन सी फिगर को डिनोट करेगी? स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने एक इक्वेशन दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, अब आपने देखा एक्स और वाई की डिग्री दोनों की 2 है, तो ये फिगर सर्कल की भी हो सकती है, इलिप्स भी हो सकता है, हाइपरबोला भी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और 1 दोनों बराबर हैं, इसलिए किसकी इक्वेशन डिनोट कर रही है? सर्कल की। अगर मैंने आपको एक इक्वेशन ऐसी दी एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस वाई स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 1, इसमें भी x की डिग्री 2 है, y की डिग्री 2 है, लेकिन क्या हुआ इसमें? यहाँ पे कोफिशिएंट अलग हैं और साइन प्लस का है, तो ये कौन सी फिगर डिनोट करेगी? एलिप्स। इन केस अगर आपकी इक्वेशन में एक वेरिएबल की डिग्री 2 है, एक की 1 है, अब वो बेटा वो चाहे वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x हो जाए, चाहे वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10y हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल रिप्रेजेंट अ पैराबोला। अगर आपके पास कोई इक्वेशन ऐसी है एक्स स्क्वायर अपॉन 10 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग हैं, लेकिन बीच में क्या का निगेटिव साइन है, तो ये कैसी होगी आपकी? हाइपरबोला। तो दिस मस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री